नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं, समास के क्या प्रकार हैं। इस प्रकार का जो टॉपिक है, जिस एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण है उस एग्ज़ाम में निश्चित रूप से समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, पढ़ते हैं हम समास, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार। देखिए, समास सबसे पहले आता है समास क्या है, समास किसे कहते हैं। सामान्य रूप से अगर इसकी हम विच्छेद करें समास का, सम प्लस आस। सम प्लस आस का अर्थ है समान रूप से आसपास, अर्थात दो शब्दों को उसके मध्य में आने वाले जितने भी चिन्ह हैं, शब्दांश हैं, शब्द हैं, उनको हटा करके दो शब्दों को पास पास लाना, आस पास बिठाना समास की परिभाषा के रूप में पहचाना जाता है। तो देखिए समास की परिभाषा, दो शब्दों के मध्य आने वाले चिन्हों सामान्य रूप से हम चिन्ह कहते हैं, चिन्ह, लेकिन ये अशुद्ध शब्द है चिन्ह। इसके स्थान पर शब्द आता है चिन्ह। तो सामान्य रूप से दो शब्दों के मध्य आने वाले चिन्हों, शब्दांशों, विभक्तियों, इत्यादि को हटाकर उन शब्दों को आस पास बिठाया जाता है। उन शब्दों को आसपास बिठाया जाता है। समास कहलाता है। ये हुई समास की परिभाषा। अब समास के प्रकार। समास के प्रकार की बात करें, समास के 6 प्रकार हैं। समास 6 प्रकार का होता है। देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा है बहुव्रीहि समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है
द्वंद्व समास। पांचवा है द्विगु समास। छठा है तत्पुरुष समास। तो ये समास के प्रकार है वो 6 प्रकार है: अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष समास। अब अगर चर्चा करें इसकी ट्रिक के रूप में तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए ए, बी, सी, डी, डी और टी। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। ए, बी, सी, डी, डी, टी। ए से अव्ययी भाव, बी से बहुव्रीहि, सी से कर्मधारय, डी से द्वंद्व, डी से द्विगु और टी से तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से समास 6 प्रकार के, और इसकी समाधि ट्रिक देखें तो ए, बी, सी, डी, डी, टी। अब इसको अपन पढ़ते हैं, इसका वर्णन देखते हैं। सबसे पहला आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? अगर अव्ययी भाव के समास की बात करें तो इस शब्द में ही इसकी परिभाषा समाहित है। अव्ययी मतलब अव्यय, जिसका कोई व्यय न हो, वह शब्द जिसका कोई व्यय न हो। इसको हम अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। अर्थात अव्ययी भाव समास की परिभाषा ये होगी कि वह उपसर्ग जिसका पहला पद प्रधान हो। ये इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रथम पद प्रधान। अव्ययी भाव समास में पहली बात आती है प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरी बात, प्रथम पद अव्यय या अविकारी होता है। प्रथम पद जो है या तो अव्यय होगा या अविकारी होगा। अब अव्ययी भाव अविकारी, इसमें एक और शब्द अपन जोड़ते हैं जिसमें आता है उपसर्ग। जैसे हिंदी के अ, नि, अद, ब, हु, बिन, अदस, पुरस, ये जो ट्रिक है अगले वीडियो मैंने बताई है आपको। उपसर्ग की भी अलग अलग ट्रिक है। संस्कृत की जाती अधि, अनु, अप, पपी, अव, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, पर, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। इस प्रकार से जितने भी उपसर्ग है, किसी भी शब्द का प्रथम पद, पहला पद अगर उपसर्ग हो या अविकारी हो या अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण के तौर पे देखें हम, तो देखिए यथा शक्ति। अपने पास शब्द है यथा शक्ति। यथा जो शब्द है वो है अव्यय, वह है अविकारी। अब इसका दूसरा प्रश्न बनता है कि यथा शक्ति समास का समास विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह में ये होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। अब ये यथाशक्ति जो शब्द है वो अव्यय है, क्योंकि इसका पहला पद जो है वो उपसर्ग हो गया या अविकारी हो गया या अव्यय हो गया। अब इसका एक और उदाहरण आता है भरपेट। भरपेट भी इसी का उदाहरण है। इसके अलावा आ गया प्रतिदिन, शब्द आ जाता है प्रतिदिन। अब इसका समास विग्रह करें तो दिन दिन या हर दिन। दिन दिन या हर दिन। तो हम कह सकते हैं
कि जिसका पहला पद अव्यय हो, अविकारी हो, वो जो समास है वो अव्ययी भाव समास की श्रेणी में आता है, और अव्ययी भाव समास का पहला पद है वो प्रधान होता है। उसके बाद दूसरा आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पहले देखते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास में देखिए, पहला तो इसमें द्वितीय पद प्रधान, इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। दूसरा, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य, और उपमा उपमेय का उल्लेख होता है। विशेषण विशेष्य व उपमा उपमेय, ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखो विशेषण विशेष्य क्या है। एक शब्द होगा जिसके अंदर उस शब्द की विशेषता बताई जाएगी। जैसे शब्द आ गया काली मिर्च, अब इसका पद तो प्रधान कौन सा है? द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या है? मिर्च। अब उसके आगे क्या लगा? काली। तो ये विशेषण और विशेष्य हो गया। ये हो गया विशेषण काली, मिर्च है वो विशेष्य हो गया। जहाँ विशेष्य और विशेषण हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। मिर्च की विशेषता क्या है? वो काली है। लाल मिर्च भी हो सकती है, हरी मिर्च भी हो सकती है। मिर्च है जो काली, समास विग्रह होगा मिर्च है जो काली। शब्द आ जाता है कवि पुंगव, मंद बुद्धि, बुद्धि है जिसकी मंद, मंद बुद्धि अर्थात बुद्धि है जिसकी मंद। महात्मा, आत्मा है जो महान, महान है जो आत्मा। ये इसके उदाहरण मिल जाते हैं। चौथा देखते हैं अपन द्वंद्व समास। द्वंद्व सामान्य रूप से देखें तो द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व यानी लड़ना, द्वंद्व यानी झगड़ा। इसमें पहला पद और दूसरा पद, उसके मध्य में तथा, और, वे, व, एवं, या, ये सब इत्यादि शब्द आएंगे और उन इत्यादि शब्दों के साथ द्वंद्व होगा, उसके साथ लड़ाई होगी और शब्द हटा दिए जाएंगे। तथा, और, व, एवं, या, इन शब्दों को हटा दिया जाता है और दो शब्दों को पास पास लाया जाता है, उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान। दूसरा, व, और, तथा, या, एवं, इन सब का क्या होता है? लोप हो जाता है। व, और, तथा, या, एवं, इन शब्दों को हटा दिया जाता है, इनका लोप हो जाता है। जैसे रात, दिन। अब यहाँ दो शब्द है रात और दिन। अब यहाँ योजक चिन्ह है, इसको हटा दिया गया। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो रात व दिन आ जाएगा, या रात और दिन आ जाएगा। इसी प्रकार माता, पिता, माता और पिता आ जाएगा। उसी प्रकार पाप, पुण्य। अब यहाँ देखिए पाप और पुण्य दो शब्द आते हैं, तो यहाँ पाप और पुण्य नहीं होगा, पाप या पुण्य होगा, यहाँ या का लोप होगा। उसी प्रकार कई बार अपन देखते हैं शब्द
नास्ता वास्ता। हम शब्द देखते हैं नास्ता वास्ता, तो पीछे वाला जो शब्द है उसका अर्थ कोई नहीं है। वास्ता वो शब्द को मिलाने के लिए हुआ है। नाश्ता आदि, इसका समास विग्रह होगा नाश्ता आदि। इसी प्रकार आता है खाना वाना खाया, वाना का कोई अर्थ नहीं है, खाना आदि। पानी वानी पिया, पानी आदि, वाणी का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए अपन तुक मिला लेते हैं, लेकिन उस तुक का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए वहाँ लिख लिया जाता है आदि। तो नाश्ता आदि। इसके अलावा 11 से लेकर के 99 तक की जो भी संख्या है, 11 से 99 तक की जो भी संख्या है वो भी द्वंद्व समास का ही उदाहरण होगी। जैसे 68, 8 और 60, 8 और 60, 19, 20 में एक कम, उनका अर्थ है कम, एक कम। तो ये होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर तथा, और, व, एवं, या आदि इनका लोप हो जाता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास में देखिए, नाम से ही पता लगा है, द्वि यानी दो, दो जो है वो एक संख्या होती है, तो इसका पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक। प्रधान कौन सा होगा? द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान। पहला पद हमेशा संख्यावाचक, दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए, चौराहा, चौराहा का अर्थ है 4 राहों का समाहार। पहला पद प्रधान, पहला पद कौन सा? संख्यावाचक, लेकिन पद कौन सा प्रधान है? द्वितीय पद, राह प्रमुख है। उसी प्रकार त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, 3 है जिसकी भुजाएं। पहला पद कौन सा हो गया? 3, त्रिभुज। तो जहाँ का पहला पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। उसके पश्चात आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान। कारक चिन्हों का लोप, दो शब्दों के मध्य यदि कोई कारक चिन्ह आते हैं, कर्ता ने, इसको छोड़ दीजिए, कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, तो जितने भी ये कर्ता को और संबोधन को छोड़ करके बीच के जितने भी कारक हैं, दो शब्दों के मध्य आने वाले जितने भी कारक हैं, उन कारकों को हटा दिया जाता है और दो शब्दों को पास पास लाया जाता है। उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे शब्द है वनगमन। अब दोनों शब्दों के बीच में कोई ना कोई शब्द आया है, तो क्या है? वन को गमन, कर्म तत्पुरुष, वन को गमन। उसी प्रकार तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, तो इसमें से के द्वारा से आ गया तो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। तुलसी द्वारा कृत। उसी प्रकार दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा अर्थात दही में डूबा हुआ बड़ा।
रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो ये जो शब्द है वो द्वितीय पद प्रधान होता है और पहला पद प्रमुख नहीं होता है, और उन दोनों शब्दों के मध्य आने वाले जितने भी कारक चिन्ह हैं उन सभी कारक चिन्हों का लोप होता है। अब अपन अंत में आते हैं बहुव्रीहि समास के ऊपर। बहुव्रीहि समास जो है न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, अर्थात उसका कोई तीसरा अर्थ ही निकलता है। जैसे देखिए इसमें प्रथम पद प्रधान, इसमें द्वितीय पद, द्वितीय पद। अगर परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है, कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान है, तो एक ही ऐसा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, वह है अव्ययी भाव समास। बाकी बहुव्रीहि को छोड़कर सबके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद मतलब न तो पहले का मतलब न ही दूसरे का, कोई तीसरा ही उसका एक अर्थ निकलता है। जैसे देखिए शब्द है अपने पास में वीणा पाणी। वीणा पाणी, वीणा सरस्वती से संबंध है। वीणा है जिसके पाणी में, मतलब जो वीणा को धारण करता है वो कहलाता है वीणा पाणी। उसके अलावा वक्रतुंड, वक्रतुंड का अर्थ है जिसकी तुंड अर्थात चोंच या जिसका मुख है वो टेढ़ा है, अर्थात गणेश जी। मनमथ, जिसका मन में ही मंथन होता है, अर्थात कामदेव। पुष्पधनवा, जिसका धनुष पुष्प है, पुष्पधनवा। तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। राजीव लोचन, राजीव लोचन। अब राजीव लोचन की बात करें तो ये अपने उपमा उपमेय में भी मिल सकता है, लेकिन इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वो भगवान राम के लिए आता है। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जहाँ तीसरा पद प्रधान हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो दोस्तों मित्रों, ये कुछ अपने समास की परिभाषा, समास का अर्थ, कौन सा पद प्रधान किस में होता है, कहाँ किन शब्दों का लोप होता है, तो संक्षिप्त रूप से हमने समास के बारे में अध्ययन किया। अब समास के कुछ और पार्ट होंगे जो तत्पुरुष समास के 4 भाग हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। आप तब तक मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।